नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडिल। 10 में है दम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिखाएंगे वो खबरें जिसमें है दम, जो खबरें दिन भर आज हेडलाइंस में रही। बताएंगे आपको वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिए गए अनिल देशमुख, ईडी के एक्शन के बाद क्या वसूली कांड के सारे राज सामने आ पाएंगे? इस पर अपना जवाब दें। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और अपना जवाब दाखिल करें। इस सवाल का जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस लड़ाई की जिसमें रोज नए नए आरोपों का सिलसिला अभी भी जारी है। नवाब मलिक आज वानखेड़े पर नए आरोपों के साथ सामने आए। वो आरोप शायद आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आज नवाब मलिक समीर वानखेड़े के कपड़ों की बात कर रहे थे। उनके पतलून, उनके शर्ट, उनके बेल्ट, उनके घड़ी की कीमत बता रहे थे, जिस पर सवाल उठने लगे। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के क्या कहने। ड्रग्स के खिलाफ अभियान से चले थे और पहनावे पर आ गए। समीर वानखेड़े ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा तो उधर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। और यह अभियान यहां तक पहुंच जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। नवाब वानखेड़े की लड़ाई जूते पर आई। पहले जाति, धर्म, दस्तावेज और पिता के नाम पर सवाल उठाए, लेकिन जब इतने से बात नहीं बनी तो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के जूते और कपड़े को अपना हथियार बना लिया। नवाब मलिक ने वानखेड़े के पहनावे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जो कपड़े और जूते खरीदते हैं वो वसूली की कमाई से खरीदते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे से पहनते हैं। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने बयान जारी कर पलटवार किया। वानखेड़े ने कहा कि जहां तक मेरे महंगे कपड़े का सवाल है, ये सिर्फ एक अफवाह है। उन्हें कम जानकारी है और उन्हें इन बातों का पता लगाना चाहिए। क्रूज पर हुई छापेमारी से शुरू हुई लड़ाई में सियासी रंग इस कदर खुल जाएगी, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नवाब मलिक के नए आरोपों का जवाब देते हुए वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने ट्वीट कर लिखा, समीर वानखेड़े के पास जो संपत्ति है वो उनकी मां से मिली है। ये संपत्ति 15 साल की उम्र से समीर वानखेड़े के पास है और सभी कागजात सरकारी नियमों के मुताबिक सरकार के सामने पेश किए जाते हैं। वो बेनामी संपत्ति नहीं है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की बौछार कर दी। सवाल उठ रहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों का आधार क्या है। अब तक नवाब मलिक ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं जो आरोपों को और पुख्ता कर सकें। इस बीच समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ईमानदार अधिकारी को बदनाम करने की साजिश है। नवाब मलिक के सवालों का स्तर गिरता जा रहा है। अपने दामाद को उन्होंने पूछा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो उनके फोटोज हैं इंस्टाग्राम पे दिखाए हैं प्रेस ने मुझे अभी, जो वो खुद खड़े होते हैं, उनके पास कैसे पैसे आते हैं? हमारे ईएमआई पे चलती है पूरी दुनिया, लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? नवाब मलिक ने एक तरफ समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ अमृता फडणवीस पर फिर से हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें फडणवीस के बम का इंतजार है। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। मसला ड्रग्स का था, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का था। अब निजी आरोप प्रत्यारोप इस हद तक पहुंच गए हैं कि पहनावे तक पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब मसला पूरी तरह से सियासी हो चुका है, जिसमें फडणवीस और नवाब मलिक भी आमने सामने हैं। सवाल उठता है कि कहीं ये पूरा खेल ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को कमजोर करने का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी तरफ अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से ही है। सचिन वाजे के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा कस गया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 6 नवंबर तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है और परमबीर सिंह अब भी लापता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईडी की पूछताछ के बाद वसूली कांड में कोई बड़ा राज सामने आ सकता है? कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
वाजे के बाद देशमुख पर कसा शिकंजा। वसूली केस में देशमुख खोलेंगे राज। ईडी का फंदा, कस्टडी में पूर्व गृह मंत्री। मंत्री होने की ऐसी सनक सवार थी कि महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझने लगे थे। सारी संवैधानिक मान मर्यादाओं को तार तार कर वसूली का गोरख धंधा शुरू कर दिया था। अब वही धंधा देशमुख के लिए फंदा बन गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं अनिल देशमुख, जिनको 4 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। आज पूरे दिन आप देखिए करीब करीब कई घंटों तक सुनवाई यहाँ पर होती रही। अब उन्हें ले जाया गया है और उसी के साथ साथ जो कुछ मांगे अनिल देशमुख पक्ष की ओर से की गई थी कि घर का खाना और दवाइयां, क्योंकि उनकी खराब सेहत का हवाला यहाँ पर दिया गया है, उसको लेकर भी इजाजत दे दी गई है। कल देर रात हुई गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सेशन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 6 नवंबर तक के लिए देशमुख को ईडी कस्टडी में भेज दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कहा था कि अनिल देशमुख एक एक्यूज्ड नहीं है 29 तारीख तक, वो एक सस्पेक्ट है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपीयर होना चाहिए। सुओ मोटो अनिल देशमुख उनके बोनाफाइड्स दिखाने के लिए खुद अपीयर हुए। उनकी इंटरोगेशन हुआ, 13 घंटे उनका इंटरोगेशन हुआ। इसके बावजूद जो उनको अरेस्ट किया वो गलत है, ये हमने माननीय कोर्ट को कहा था। वसूली के जाल में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से ईडी ने कल करीब 12 घंटे तक की पूछताछ की। ज्यादातर सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार करने का फैसला किया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हुए ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की पूरी बात नहीं मानी और देशमुख को 4 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। अनिल देशमुख की काली करतूत की कहानी पहली बार तब सामने आई जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे परमबीर सिंह पर काज गिरी और उन्हें मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड डीजी बना दिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री के करीबी माने जाते थे परमबीर। ऐसे में पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया जाना परमबीर सिंह को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने आका की पोल खोलकर रख दी। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इस चिट्ठी ने बदल दी अनिल देशमुख की पूरी कहानी और शुरू हुई वसूली गैंग की नई कहानी, जिसके मुख्य किरदार थे अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और जेल में बंद सचिन वाजे, जिन पर सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर वसूली का गोरख धंधा चलाने का आरोप है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद 100 करोड़ की वसूली के आरोप की शुरू हुई जांच मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच चुकी है, जिसने देशमुख को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब जरा समझिए कि ये पूरा मामला क्या है। ईडी के मुताबिक सचिन वाजे ने कई ऑर्केस्ट्रा बार से लगभग 4.5 करोड़ रुपए वसूले थे। बाद में यही रुपए देशमुख को दे दिए गए थे। ईडी ने यह भी दावा किया है कि देशमुख का परिवार एक चैरिटेबल संस्था चलाता है, जिसका नाम श्री साईं शिक्षण संस्था है। इस संस्था में दिल्ली की फर्जी कंपनियों के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए डाले गए। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग मानते हुए ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। 5 वर्षों को जोड़ा जाए तो 6000 करोड़ की वसूली, पूरे महाराष्ट्र को जोड़े, कई सारे डिपार्टमेंट है उनको जोड़े तो कई लाख करोड़ों की वसूली। ये महाराष्ट्र में तीनों दलों की सरकार है या कोई नोट छापने की फैक्ट्री है? वे जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, उसी केस में पूर्व गृह मंत्री की पत्नी और बेटे से भी पूछताछ होनी है। पूछताछ के लिए 2 बार समन भी भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक पूछताछ नहीं हो सकी है। आने वाले दिनों में अनिल देशमुख के साथ उनके परिवार से भी पूछताछ होगी, जिससे जाहिर है कि उनके और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से है, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कस दिया है। अजीत पवार पर चला 1000 करोड़ का चाबुक। डिप्टी सीएम का खुला काला चिट्ठा। 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त।
अनिल देशमुख पर कसे कानूनी शिकंजे से बैकफुट पर आई एनसीपी संभली भी नहीं थी कि पार्टी के एक और नेता की काले चिट्ठे ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। वो नेता कोई और नहीं बल्कि एनसीपी के नंबर 2 हैसियत रखने वाले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, जो इनकम टैक्स के फंदे में फंस गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इनकम टैक्स विभाग ने अजीत पवार की दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा और महाराष्ट्र की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है। उन संपत्तियों में सतारा में 600 करोड़ की जरंदेश्वर चीनी कारखाना, गोवा की निलय नाम का रिजॉर्ट जिसकी कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपए है, दिल्ली की एक फ्लैट जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है, मुंबई की निर्मल बिल्डिंग जो तकरीबन 25 करोड़ की है। इसके अलावा महाराष्ट्र की तकरीबन 27 अलग अलग जगहों की संपत्ति जिसकी कीमत तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने जिन संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है उनमें अजीत पवार के अलावा उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां भी शामिल हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम को और उनके रिश्तेदारों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें साबित करना होगा कि इन संपत्तियों को गलत तरीके से नहीं खरीदा गया, खरीदने में अवैध धन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी की, जहां राम की नगरी सज धज कर तैयार है। दीपावली आने वाली है और राम की नगरी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज गई है। लेजर लाइट शो का यहां पर इंतजाम किया गया है, तो अयोध्या नगरी को भव्य लाइटों से सजाया गया है। यही नहीं, इस नगरी की तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो त्रेता की दिवाली मनने वाली हो। अपने प्रभु के स्वागत में सज गई है अयोध्या नगरी। दिवाली से पहले दुल्हन सी सजी अवधपुरी। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन इस बार पिछले वर्षों से भी ज्यादा दिव्य और भव्य है। 3 नवंबर को सरयू किनारे बने राम की पैड़ी घाट पर अब तक का सबसे आधुनिक लेजर शो होगा। 5वें दीपोत्सव पर सऊदी से आई 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे और राम कथा सुनाएंगे। तीन लेयर की लाइटें लगाई गई हैं। 32 फीट पर साउंड सिस्टम लगाया गया है। दीपोत्सव से पहले ही दीपोत्सव के लिए सरयू के राम की पैड़ी घाट से निकलने वाली आधुनिक 3D लाइटों की रेखाएं आसमान में जगमगाती दिखाई पड़ रही हैं। घाट पर मौजूद लोग रंग बिरंगी लाइटों को देखकर मगन हो उठे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में लाइट एंड साउंड शो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो और पाइसिस तकनीक दीपोत्सव को जीवंत बनाने के लिए जोड़े गए हैं। लेजर ग्राफिक्स, डिम लाइट सब न्यू वर्जन में होगा। नई इफेक्ट्स डालने वाली लाइटें भी लगाई गई हैं। मल्टीमीडिया शो में लाइट एंड साउंड शो दर्शकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करने वाला है। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए महर्षि वाल्मीकि की मल्टी डायमेंशनल होलोग्राफिक इमेज अयोध्या की पावन धरा पर अवतरित होने वाली है। अयोध्या दीपोत्सव में 9 लाख दीपक प्रकाशित होंगे। सीएम योगी भी बुधवार को आयोजन में शामिल होंगे। जब अयोध्या में 9 लाख दीपक राम की पैड़ी पर जगमगाएंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। इस बार अयोध्या में इको ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी होगी। सरयू घाट के किनारे होने वाली आतिशबाजी से चहोर आसमान चकाचौंध होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने कू ऐप के यूजर्स के लिए सवाल पूछा था कि अनिल देशमुख पर ईडी के एक्शन से क्या वसूली कांड के सारे राज सामने आएंगे। 97% लोग हां में जवाब दे रहे हैं, यानी जनमत का मानना है कि अनिल देशमुख से पूछताछ में कुछ बड़े राज खुलकर सामने आ सकते हैं। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। फौरन लौटेंगे।